ओके हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 पे, यानी कि मैं आपके साथ ऑलरेडी 5 लेक्चर्स शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो 5 लेक्चर्स देखे होंगे। तो लास्ट के 5 लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अगर आपका कोई लेक्चर मिस है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की नीड है, प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने कवर किए उनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू जाइएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे आज के लेक्चर पे जो है लेक्चर नंबर 6। और आज के 6 लेक्चर पे हमने एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है विच इज QSAR। ओके, ये क्यू है QSAR मतलब हमने लास्ट लेक्चर पे SAR यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को हमने थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कराते हुए पढ़ना है QSAR। क्यू मतलब आपका बस एडिशनल एक टर्म आपने ऐड किया हुआ है विच इज क्यू मतलब होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे तो इसे आप बोलते हैं QSAR। इसका मैंने थोड़ा सा रफली इंट्रोडक्शन आपको लास्ट के लेक्चर जिसपे हमने SAR पे बात किया था वहां भी डिस्कस कराया था। ओके, तो देखो अभी जस्ट सिंपली इतना बोलती हूँ कि आज के इस लेक्चर पे लेक्चर नंबर 6 पे हमने हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना है QSAR। तो QSAR पे भी हम कंप्लीट डिस्कशन लेंगे, तो मे भी थोड़ा लेक्चर लेंथी हो सकता है बट होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। ओके, तो सुनिएगा, डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा। तो लेक्चर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं QSAR होता क्या है। तो देखो ना, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे SAR पढ़ा था उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है QSAR के फॉर्म में। SAR क्या होता है पहले वो चीज आपको नोन होनी चाहिए, वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ बट स्टिल मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक जस्ट रिवीजन दे रही हूँ। SAR मतलब क्या होता है, जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है, SAR मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब SAR आपके सामने एक रिलेशनशिप पुट करता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी भी ड्रग की जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे आप उसकी एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला था, हम ह्यूमंस ही हैं, हम क्या करते हैं किसी को देख के उसकी एक्टिविटी देख के उसका बारे में हम उसकी मतलब उसका स्ट्रक्चर देख के हम उसकी एक्टिविटी बता कर लेते हैं। जैसे हमने बोला था ना, जैसे सपोज आप किसी क्लासरूम पे गए और क्लासरूम पे आपको एक सीधा साधा सा बच्चा दिख रहा है, बिल्कुल चश्मा वश्मा किए बुक्स खोले, तो आप उसका स्ट्रक्चर देख के आप उसकी एक्टिविटी बताएंगे कि ये काफी पढ़ाकू या फिर इंटेलिजेंट बच्चा है। अब एक्चुअल में है या फिर नहीं है वो उससे पता होगा, बट हमने क्या किया, उसकी स्ट्रक्चर देखा और उसकी एक्टिविटी डिफाइन की। सेम चीज SAR भी आपको वही करता है। SAR मतलब क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। मतलब इसकी हेल्प से आप किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर देख के आप उसकी एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी रिलेशनशिप को बोला जाता है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इतनी चीज क्लियर आई। अब होता क्या है ना, हमने इसके आगे क्यू टर्म को ऐड किया है। क्यू मतलब होता है क्वांटिटेटिव। तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर पे भी बोला था, अगर आप इसी रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी के बीच में जो ये रिलेशनशिप है इसे अगर आप क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे या फिर आप बोल सकते हो मैथमेटिकली मेजर करेंगे बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, तो आपका जो ये SAR का कॉन्सेप्ट है इसे आप क्या बोलने लगोगे, QSAR, यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यहाँ भी आप ड्रग के स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी के बीच में ही रिलेशनशिप देख रहे हैं, बट कैसे देख रहे हैं, क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हो बाय मैथमेटिकल इक्वेशन देख रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ही आप बोलते हैं QSAR। इतनी चीज क्लियर आई। होप इतना समझोगे, जो हमने लास्ट के लेक्चर पे SAR पढ़ा था उसी को अगर हम लोग क्वांटिटेटिवली या फिर बाय मैथमेटिकल इक्वेशन मेजर करें तो इसे हम बोलते हैं QSAR। और आज के लेक्चर पे हमने इसी QSAR पे क्वेश्चन लेना है। ओके, अब देखो ना, QSAR का लेक्चर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पुट करती हूँ। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और ये QSAR का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे की चीजों पे डिस्कशन लेंगे। तो देखो फर्स्टली बाय डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो पहली डेफिनेशन तो वही है जो मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर पे शेयर की थी। ये डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रहा है एज वी नो, जैसे हमें पता है SAR क्या होता है। SAR is a relationship between the chemical structure of a molecule and its biological activity। SAR मतलब क्या होता है, SAR एक टाइप का रिलेशनशिप है जो कि किसके बीच में होता है, किसके बीच में लगा होता है, ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी, यानी कि आपका ड्रग का क्या स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी क्या एक्टिविटी है। तो वही बोल रहा है SAR is a relationship between chemical structure of a molecule। मॉलिक्यूल मतलब आपकी ड्रग की बात की गई है कि आपके ड्रग में कोई मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है और उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसकी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसी को हम बोलते हैं SAR। ओके, लेकिन अगर हम इस SAR को रिफाइन कर दें, इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर दें और इसके लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर हम पुट करें, किसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी किसके बीच में होगी,
एस एंड ए के बीच में, एस मतलब स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी के बीच में, यानी कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर और उसके थ्रू शो होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्रॉ करा है, उसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं, क्यू एस ए आर, यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो पहली डेफिनेशन आपने यही बोलनी है, जैसे बोला SAR इज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। लेकिन अगर हम इसे रिफाइंड करें, इसे थोड़ा और मॉडिफाई करें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, किसके बीच में, अगेन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ये जो आपकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को आप बोलते हैं QSAR, यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन बनी। ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं QSAR यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है, ये एक टाइप का अप्रोच है। इस अप्रोच की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपकी ड्रग है, उस ड्रग के करस्पॉन्डिंग उसकी क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और क्वांटिफाइड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QSAR। आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करना मतलब वही चीज हुआ कि आपका कोई मॉलिक्यूल, आपका कोई ड्रग है, उस ड्रग के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ये चीज मैं आपको SAR के लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सारे मॉलिक्यूल की अपनी कुछ न कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होगी, अपनी कुछ न कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। तो क्या एक्टिविटी है, कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसे आप बोल सकते हैं आइडेंटिफाई। ओके, और क्वांटिफाई मतलब क्या हुआ, देखो एक ही प्रॉपर्टी बहुत सारे ग्रुप्स के थ्रू शो की जा सकती है। किसी कोई ग्रुप उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से शो करेगा, कोई ग्रुप उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बहुत अच्छे से शो करेगा, और कोई ग्रुप उस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को बहुत बेकार तरीके से या फिर बहुत कम तरीके से शो करेगा। तो कितनी क्वांटिटी पे आपका कोई ग्रुप वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है, उसे आप बोल सकते हैं क्वांटिफाई। तो वही बोल रहे हैं QSAR क्या है, एक टाइप का अप्रोच है जिसकी हेल्प से किसी भी ड्रग के अंदर जो पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है, उन ग्रुप्स की क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, and to see whether any of these property has a effect on drugs biological activity by using a mathematical equation। और मैथमेटिकल इक्वेशन की यूज करके हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उन ग्रुप्स की हेल्प से, जो आपके ड्रग के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ड्रग क्या हुआ, एक टाइप का केमिकल कंपाउंड ही तो हुआ। एक कोई ड्रग है, उसके लिए आपको कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, और इन ग्रुप्स की क्या होगी, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो यही बोल रहा है कि हम QSAR की हेल्प से एक मैथमेटिकल इक्वेशन की थ्रू, QSAR हमको क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ये बोल रहा है QSAR की हेल्प से हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो मिलेगी, उस मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी ड्रग्स में जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, उन ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी ड्रग के ऊपर, यानी कि आपकी ड्रग की कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वो आपके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो कौन सी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो चीज भी आपको कौन बताता है, विद द हेल्प ऑफ QSAR। ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन, या फिर क्वांटिटेटिवली आप ये चीज ऑब्टेन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये दोनों डेफिनेशन आप किसके लिए पुट कर सकते हैं, QSAR के लिए। नाउ लास्टली यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि QSAR का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो यहाँ पर लिखा है फ्री विल्सन एंड एच फिजिटा। ये आपके दो साइंटिस्ट थे, दो रिसर्चर्स थे, इन्होंने 1960s के टाइम पर आपको QSAR का कॉन्सेप्ट दिया था। जस्ट फर्स्टली आपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन एंड इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दोनों चीजें पुट करनी है। देन इसके बाद हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इतना कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है? ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है, यानी कि वो सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QSAR। तो QSAR इक्वेशन के थ्रू या फिर QSAR मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू हम ये सारी के सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमने ये सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करना है। ओके, अब ये चार टाइप की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। पहली है आपकी हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है उसकी क्या हाइड्रोफोबिसिटी होगी। सेकेंड है आपकी हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि उस पूरे मॉलिक्यूल में बहुत सारे ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, उन सब्स्टिट्यूएंट की क्या हाइड्रोफोबिसिटी होगी, ये भी हमें विद द हेल्प ऑफ दिस QSAR पता चलेगा। थर्ड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो आपके ग्रुप्स हैं, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी ड्रग्स के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स का, उन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QSAR। एंड फाइनली
फाइनली स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, आपके सब्स्टिट्यूएंट की क्या स्टैटिक प्रॉपर्टी है, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QSAR। तो ये सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। ओके, बट उससे पहले जस्ट आपको ये QSAR इक्वेशन क्या होती है वो आपको बताया गया है। तो क्या होती है QSAR इक्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनेगा। ये आपको बोल रहा है एज वी नो, ये क्या बोल रहा है, एज वी नो दैट range of compound is synthesized in order to identify one physiochemical property and to the tested is affect the bioactivity। तो ये बोल रहा है देखो, आप अगर एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आप रेंज ऑफ कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेंज ऑफ कंपाउंड को आप सिंथेसाइज करते हो और रेंज ऑफ कंपाउंड की आप टेस्टिंग करते हो। वही चीज तो हुई, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ड्रग बनानी है, एक पर्टिकुलर फिजियोकेमिकल इफेक्ट की या फिर एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने वाली ड्रग बनानी है, तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है आपने बनाया और बन गया, ऐसा तो नहीं होता। वो चीज बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड को पहले सिंथेसाइज करते हैं, और उन सारे कंपाउंड्स के थ्रू हम लोग देन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वही चीज बोल रहा है, अ रेंज ऑफ कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं एंड टेस्ट इट अफेक्ट द बायो एक्टिविटी को देन हम लोग टेस्ट इट करते हैं। ओके, देन उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, for this we plot a graph then draw a plot of a biological activity on a y axis versus the physiochemical feature on the x axis। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, दो चीजों को शो करेंगे, एक होगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दूसरा होगा आपका फिजियोकेमिकल फीचर। तो हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है और उसके साथ फिजियोकेमिकल फीचर्स को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, अभी मैं आपको शो कराऊंगी, तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या करेंगे, कुछ डाटा पॉइंट्स मिलेंगे। जब हम उनकी एक्टिविटीज को, उनके रिलेशन को आपस में रिलेट करेंगे, तो हमको क्या है, पूरे ग्राफ में एक डाटा पॉइंट मिलेंगे और उन डाटा पॉइंट को जब हम लोग एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो हमको एक लाइन ड्रॉ होती हुई मिलेगी, कुछ इस टाइप से लाइन हमको ऑब्टेन होगी। तो ये जो हमारी लाइन हमको यहाँ पे ऑब्टेन होती है, इसी को हम बोलते हैं QSAR इक्वेशन। ओके, अब कैसे होती है सुनेगा। देखो, जैसे हमने बोला कि हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोकेमिकल फीचर। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं लिखा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बदले हमने लिखा है 1/c। इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो हम जैसे एक लिखने के लिए ये चीज लिख रहे हैं, बट इसके बजाय पर्टिकुलरली हम 1/c लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि आपका कोई मॉलिक्यूल है, आपका कोई ड्रग है, तो उसकी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसका क्या रिस्पॉन्स है। और हम क्या चाहते हैं, हमारे पास ऐसी ड्रग्स हो, देखिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, वो एक स्मॉल क्वांटिटी पे यूज करता है, यानी कि हम ऐसी चीज लेते हैं जिसकी क्वांटिटी तो कम हो लेकिन अफेक्ट क्या हो, उसका जो इफेक्ट चल रहा हो वो क्या हो, ज्यादा हो। जैसे आपको फीवर है, आप एक छोटी सी पैरासिटामोल खाते हो, छोटी सी, हमारी ड्रग्स क्या होती है, बड़ी तो नहीं होती, छोटी सी ड्रग होती है। उन ड्रग को इनटेक करने की वजह से वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है और हमारी डिजीज को क्योर करता है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म पे चीजों को इसलिए लेना होता है बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिनका कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। वरना देखो कोई फायदा ही नहीं है, अगर आपका कंपाउंड अब बहुत ज्यादा, 1-1 किलो का आप उसका अमाउंट ले रहे हैं और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम है, आपने 1 किलो जितनी ड्रग्स तो इनटेक कर ली, 1 किलो जितनी मेडिसिन तो इनटेक कर ली, बट उसका बायोलॉजिकल फंक्शन बहुत कम है, तो ये तो यूजलेस हुआ। इसी का उल्टा हम लोग क्या करते हैं, हम एक छोटी सी मेडिसिन लेते हैं, जो बहुत छोटी मेडिसिन होती है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम यहाँ पर को किसके इक्वल रख रहे हैं, 1/c, यानी कि हम एक ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ड्रग की बात करें जिसका कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसकी बहुत ज्यादा हो। इतनी चीज क्लियर है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें जिसका कंसंट्रेशन कम हो, और एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले हैं फिजियोकेमिकल फीचर। फिजियोकेमिकल फीचर को हम log p से रिप्रेजेंट करते हैं QSAR पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया log p और यहाँ पे हमने लिख दिया 1/c। तो अब इनके लिए क्या, हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। कैसे ऑब्टेन होगी, देखिए सपोज क्या होगा, आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, आपने कोई ड्रग लिया जो कि इनिशियली उसके लिए जो पॉइंट आपको ग्राफ में मिल रहा था वो कुछ
कुछ इस टाइप का था, यानी कि अगर आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी पहले कम है, कोई आपने ड्रग लिया जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम है और उसकी क्या हुई बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे आई, ठीक है, और उसी के करस्पॉन्डिंग उसके लिए जो फिजियोकेमिकल फीचर था वो कुछ इस पॉइंट पर था, ठीक है। सिमिलरली आपने कंसंट्रेशन उसका और कम किया, कंसंट्रेशन कम किया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ी, सपोज बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ आई तो उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी यहाँ आई। तो सिमिलरली ऐसे ग्राफ चलता रहेगा और ग्राफ चलते चलते जब आप इनको ऐड करके इनको मिला के यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए ऐसे जैसे आप नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। जब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कराएंगे तो आपको बस ग्राफ में क्या है, कुछ एक पॉइंट्स वाली इक्वेशन देखने को मिलेगी, कुछ स्टेप्स। देखो मैं इनको इरेज करूं तो आपको जस्ट ये इक्वेशन देखने मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो ये जो डॉटेड स्ट्रेट लाइन आपको ये ग्राफ में देखने को मिल रही है जो कि 1 डिवाइडेड बाय c एंड log p के बीच में ड्रॉन है, तो ये जो आपको डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है इसी डॉटेड पॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं, QSAR इक्वेशन, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग ऑब्टेन हुई है, 1 डिवाइडेड बाय c एंड log p, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करोगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका फिजियोकेमिकल फीचर भी बढ़ेगा, और इसी को बोला जाता है QSAR इक्वेशन। ये चीज आपने कहाँ पुट करनी है, थ्योरी के अंदर, ओके। अब इसके बाद देखो ये तो थ्योरी हुई, अब हम पर्टिकुलरली हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी पे जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन लेते हैं, सारी चीजों पे लेते हैं। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रिक स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ओके। तो देखिए अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो पहली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पहली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल को आप कैसे QSAR से डिटेक्ट करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीजें सुनिएगा। तो फर्स्टली बोल रहा है कि पहले आप समझो हाइड्रोफोबिसिटी मतलब क्या होता है। तो देखो हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, फोबिसिटी तो फिनोमिना की बात कर रहा है, एक्चुअल टर्म क्या होता है, फोबिक। तो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, फोबिक मतलब होता है फेयर। तो वाटर से जो फेयर करता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हम बोल सकते हैं आपका मॉलिक्यूल क्या के पास क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी है, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है वो वाटर से फोबिया रखता है, वाटर से फेयर करता है, या फिर आप बोल सकते हो वाटर को रिपेल करता है, वाटर से दूर जाता है, ठीक है। अब देखो इसको हम एक दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं, लिपोफिलिक भी बोल सकते हैं। लिपोफिलिक मतलब क्या हुआ, लिपो मतलब होता है लिपिड, फिलिक मतलब होता है लवर। तो जो वाटर से फोबिया करता है, वाटर से जो दूर जाता है, वो लिपिड के क्या आता है, क्लोज आता है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिसिटी है, वो वाटर से दूर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लिपिड के क्लोज आएगा, यानी कि वो लिपिड का क्या होगा, फिलिक होगा, यानी कि लवर होगा। और वाटर का क्या होगा, फोबिक होगा, यानी कि वाटर का हीटर होगा, या फिर उसमें बोल सकते हो वाटर का फोबिया होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल भी आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो लिपिफिलिक मॉलिक्यूल, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका लिपिड के टुवर्ड्स, लिपिड के लिए जो क्या अट्रैक्शन है, जो लव है, उसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उसी को यहाँ पे बाय डेफिनेशन समझाया गया है कि हाइड्रोफोबिसिटी से क्या मतलब है, कोई भी ड्रग में हाइड्रोफोबिसिटी क्यों जरूरी होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ अ ड्रग is essential to know how easily a drug cross the cell membrane and may also important in a receptor interaction। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बोल रहा है देखो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ड्रग का इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अगर ड्रग में हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से फोबिया होगा तो लिपिड की टुवर्ड्स क्या होगा, लव होगा। और अगर आपके ड्रग में लिपोफिलिसिटी है या फिर आपका ड्रग लिपोफिलिक है तो होगा क्या, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स रहती हैं वो सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो आसानी से लिपिड की लेयर को जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है उसे क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर हैं उनके साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिसिटी, या फिर आप बोल सकते हो लिपोफिलिसिटी। तो ये प्रॉपर्टी आपकी असेंशियल होनी चाहिए किसी भी ड्रग के अंदर, बिकॉज अगर आपकी ड्रग में हाइड्रोफोबिसिटी या फिर लिपोफिलिसिटी नहीं होगी तो आपकी ड्रग क्या है, बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन से उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो बॉडी में जो रिसेप्टर है उससे इंटरेक्शन कराना भी पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज क्लियर आई। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ ड्रग इज मेजर एक्सपेरिमेंटली बाय टेस्टिंग द ड्रग रिलेटिव टू अ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ऑक्टेनॉल
वाटर मिक्सचर, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बोल रहा है आपके ड्रग में देखो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होना मस्ट है, हाइड्रोफोबिसिटी आपके ड्रग में होना मस्ट है, जो मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर ड्रग हाइड्रोफोबिक नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड से बनी है, उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा, और क्रॉस नहीं कर पाएगा तो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन भी नहीं कर पाएगा, तो हमारी ड्रग में क्या होगी, हाइड्रोफोबिसिटी होगी। ओके, बट हाइड्रोफोबिसिटी को मेजर कैसे करेंगे? तो ये बोल रहा है हाइड्रोफोबिसिटी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। और कैसे मेजर कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रग की टेस्टिंग करा सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड लेते हुए टेस्टिंग कराएंगे। और स्टैंडर्ड किसका लेंगे? ऑक्टेनॉल का लेंगे। ऑक्टेनॉल का क्यों लेंगे? बिकॉज देखिए ऑक्टेनॉल का जो बिहेवियर, इसका जो कैरेक्टर रहता है, वो लिपिड मेम्ब्रेन के सिमिलर रहता है। इस वजह से क्या है, हम इसे एज अ रेफरेंस, एज अ स्टैंडर्ड लेते हुए चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ पार्टीशन कोफिशिएंट, और इसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं, इसे हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। और पार्टीशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एन ऑक्टेनॉल, आपने ऑक्टेनॉल में कितना कंसंट्रेशन ड्रग का लिया है, डिवाइडेड बाय, इसको आपने डिवाइड करना है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एन वाटर, वाटर में आपने ड्रग का कंसंट्रेशन कितना लिया हुआ है। तो जब आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, आपको पार्टीशन कोफिशिएंट पी की वैल्यू मिलेगी। तो ये पी की वैल्यू आपको बताएगी एक्सपेरिमेंटली कि कैसे आप, नो सॉरी, ये बताएगी कि आपके ड्रग के अंदर कितनी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, बिकॉज ये कैरेक्टर प्रेजेंट होना मस्ट है। इतनी चीज क्लियर आई? अब क्या है, इसको अगर आप बाय डायग्राम देखेंगे तो वही चीज है। यहाँ पे आप 1 डिवाइडेड बाय सी ले रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय सी यानी कि आपका जो ड्रग है उसमें उसका अपने कंसंट्रेशन कितना लिया है। जैसे वही चीज होगी ना जो हमने थ्योरी पे डिस्कशन लिया था, कि हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, फिजियोकेमिकल फीचर। तो पहला फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, पहली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे तो हाइड्रोफोबिसिटी की बात करेंगे, और वाई एक्सिस पे अगेन क्या लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय सी, यानी कि आपने कितने कंसंट्रेशन का ड्रग लिया है। तो हमने लॉग के टर्म में लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है लॉग 1 डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ लिखा है लॉग पी। यहाँ पे पी आपको क्या बता रहा है, पर्टिकुलरली हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। तो देखो इनके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अगेन आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, जो कि आपको ये शो कर रही है, अभी तक फिलहाल ये शो कर रही है कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, पी की वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे, या फिर आप बोल सकते हो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे, जैसे आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो अगर स्ट्रेट लाइन आई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लॉग पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग 1 डिवाइडेड बाय सी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप लॉग पी मतलब यहाँ पर को पर्टिकुलरली क्या है, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर, जैसे जैसे आप अपने ड्रग का, अपने मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक बिहेवियर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इतनी चीज क्लियर आई? और कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, वैसे वैसे घट रही है, बिकॉज हम कंसंट्रेशन को इनवर्स में ले रहे हैं। तो ये ग्राफ हम जस्ट हमको ये चीज शो कर रही है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या हाइड्रोफोबिसिटी। ओके, लेकिन ये ग्राफ क्या है, एक लिमिट तक ही जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं एक लिमिट के बाद चीजें कांस्टेंट हो जाती है, या फिर एक लिमिट के बाद चीजें क्या हो जाती है, अपोजिट, यानी कि डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये तो आपका एक ग्राफ जस्ट इतना रहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे जैसे आप अपने ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी को बढ़ा दोगे तो एक स्टैंडर्ड आ जाता है। एक स्टैंडर्ड के बाद अगर आप हाइड्रोफोबिसिटी की वैल्यू को बढ़ा रहे हो किसी भी ड्रग के लिए, तो उसके लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आपको क्या बोल सकते हो, डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे? अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ आपको यही चीज शो कर रहा है। पहला वाला ग्राफ हमको ये शो कर रहा था कि हाँ, अगर आप एक लिमिट तक अगर लॉग पी की वैल्यू, यानी कि हाइड्रोफोबिक बिहेवियर ड्रग का इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई। लेकिन एक लिमिट के बाद जब आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, और उस स्टैंडर्ड कंडीशन को आप बोलते हैं लॉग पी नॉट, यहाँ पे आप नॉट ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इस लॉग पी नॉट वाली लिमिट तक अगर आप पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या है, इंक्रीमेंट के बदले डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आप लॉग पी की वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ग्राफ आपने शो करना है कि एक लिमिट के बाद जब आप एक स्टैंडर्ड पे, यानी कि लॉग पी नॉट के स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं, इस स्टैंडर्ड के बाद चीजें उल्टी होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे आप पी की वैल्यू को बढ़ाओगे, यानी कि सॉरी, जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिसिटी की वैल्यू को बढ़ाओगे, वैसे वैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी डिक्रीज होने लगेगी। तो ये ग्राफ आपको जस्ट ये चीज शो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जाके
यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां पे आपका जो हाइड्रोफोबिसिटी है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो गई इस पॉइंट पे। लेकिन उसके बाद क्या है, आपने जैसे लॉग पी तो बढ़ाया लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होने लगी, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज आपने कहा डिस्कस करानी है, किसके अंदर, हाइड्रोफोबिसिटी या फिर आप बोल सकते हो लिपोफिलिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अभी हम पर्टिकुलर पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, ये बोल रहा है if the partition coefficient is the only factor influencing the biological activity then the parabolic curve will be obtained। तो अगर आपको ऐसा, अगर क्या होता कि इससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला सिर्फ एक पार्टीशन फैक्टर ही एक फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होते जो कि किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते, तो उस केस में आपको पैराबोलिक कर्व देखने को मिलता है, जो कि हमने नीचे डिस्कस किया है। और ये एक्सप्रेशन को, जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको अगर आप बाई इक्वेशन दिखाना चाहते हैं, बिकॉज QSAR हमको एक इक्वेशन की बात करता है, क्वांटिटेटिव वे में चीजों को डिस्कस करने की बात करता है। तो हम इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रहा है log c, ये दो बार हो गया, log 1 डिवाइडेड बाय c के किसके इक्वल होता है, -k1 log p का स्क्वायर प्लस k2 log p प्लस k3। तो ये आपके क्या होगी, इक्वेशन होगी, जो कि आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो हमने इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा पहला फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद हम सेकंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अगेन हमने हाइड्रोफोबिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस करना है। बट किसके लिए करना है, ये हमने मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस किया, अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए सेकंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आपकी आ गई, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो सेम चीज हो गई जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ भी आप वही चीज लिख सकते हो कि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर आपके सब्स्टिट्यूएंट का, आपकी ड्रग का होना एसेंशियल है। बिकॉज अगर ड्रग का या फिर आपके ड्रग में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनका हाइड्रोफोबिक बिहेवियर नहीं होगा, तो वो हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड की बनी है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी पे जो रिसेप्टर है उसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगी। और आपको ये चीज मैं पहले के लेक्चर पे बोल चुकी हूँ, जब तक ड्रग आपके रेसेप्टर, बॉडी में जो रेसेप्टर होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते और आफ्टर इंटरेक्शन ड्रग रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक आपकी ड्रग कोई भी एक्शन नहीं शो करती। तो ड्रग का रेसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना जरूरी है। बिकॉज जब तक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ड्रग आपका अपना एक्शन क्या है, शो नहीं करेगी। तो ये बिहेवियर भी आपने नीचे सेम लिखना है। बट अगर हम लोग पर्टिकुलरली अब सब्स्टिट्यूएंट की हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर की बात करें तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। यानी कि अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई, मैंने इसे ऊपर भी बोला, हमने आइडेंटिफाई तो करना है, आइडेंटिफाई के साथ साथ क्वांटिफाई भी करना है कि कितने अमाउंट का कैरेक्टर है। तो वही चीज है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ड्रग के या फिर आपके पूरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं, तो मैंने बोला कैसे मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम एक रेफरेंस लेंगे जो होगा ऑक्टेनल। ऑक्टेनल को रेफरेंस लेते हुए हम लोग यहाँ पे उसका कितना हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर आपके ड्रग में है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसे आप पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जिसके लिए हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया कि हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, अगर हम पूरे मॉलिक्यूल की बात ना करें, सब्स्टिट्यूएंट की बात करें पर्टिकुलरली, तो कैसे निकालेंगे हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर किसी भी ड्रग का, किसी भी ड्रग में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है partition coefficient can be calculated by knowing the contribution that various substituent is known, which is called as a substituted hydrophobicity constant। तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट आपको वही बताता है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट में, आपके ड्रग में कितना हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है। अगर आप इसका ये निकालना चाहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की, तो आपको उसका क्या नोन होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ये चीज नोन होनी चाहिए। और ये कैसे नोन होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ मेजर और ए कैलकुलेशन ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोफोबिसिटी इज डन रिलेटिव टू अ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ भी हम क्या एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जैसे ऊपर हमने स्टैंडर्ड यूज किया था ऑक्टेनल का, सिमिलरली हम लोग नीचे भी एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो होता है हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको पहले डायरेक्टली समझाती हूँ। देखो सपोज कीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का है जिसमें कुछ बेंजीन रिंग टाइप का आपका कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है। अब देखो इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बोलूँ ये आपका एक मॉलिक्यूल है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट की बात करूँ, तो अभी आप बोलोगे इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यानी कि बाहर से कोई भी ग्रुप ऐड नहीं है। इट मीन्स अगर कोई ग्रुप ऐड नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है इसको हमने एज अ रेफरेंस लेना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके पार्टीशन कोफिशिएंट की बात यहाँ पे हम करेंगे एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट। ओके, अब इसका हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो इसका
इसकी हेल्प से हम दूसरे कंपाउंड की पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि दूसरे कंपाउंड की चेक करेंगे कि दूसरे कंपाउंड में कितनी हाइड्रोफोबिसिटी प्रेजेंट है। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके लिए हमने हाइड्रोफोबिसिटी निकालनी है। तो सपोज ये आपकी बेंजीन रिंग है, बट इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की हाइड्रोफोबिसिटी की बात कर रहे हैं। सपोज इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो है ब्रोमीन। ओके, तो अब होगा क्या, आपने क्या करना होगा, यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी, बट किसके लिए निकालनी होगी, ब्रोमीन की, ब्रोमीन के लिए। ठीक है, अब ब्रोमीन के लिए कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड का यूज करोगे, और वो स्टैंडर्ड होगा हाइड्रोजन। यानी कि आपने क्या किया, ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना था, तो कैसे ऑब्टेन किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ब्रोमीन से। तो अब हाइड्रोजन की पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालोगे, ब्रोमीन के पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालोगे। इनको जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इनको जब आप माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी एक्चुअल पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ये बोल रहा है पार्टीशन कोफिशिएंट इज अ मेजर एक्सपेरिमेंटली फॉर द स्टैंडर्ड कंपाउंड सच एज अ बेंजीन और विद और विदाउट द सब्स्टिट्यूएंट एक्स। तो ये बोल रहा है यहाँ पे हम जो पार्टीशन कोफिशिएंट को मेजर कर रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं जनरली, यहाँ पे हम क्या है कि स्टैंडर्ड का यूज करते हैं जो होता है बेंजीन। और बेंजीन में भी आप ऐसा ले सकते हो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसको हम बाय दिस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस लॉग पी एच। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपका x है वो आपको पार्टीशन कोफिशिएंट की बात बता रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कितना अमाउंट का हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर आपके सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है। उसे आप कैसे निकालोगे, लॉग पी एक्स माइनस लॉग पी एच से। तो यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है, x है आपका जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन आपने लगाया हुआ है, और जो आपका H है ये आपका क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो है आपका हाइड्रोजन, और log p आपका क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट। तो आप पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ px निकालोगे, यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ br निकालोगे, और पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ pH यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो आपको पार्टीशन कोफिशिएंट x की वैल्यू मिलेगी वो ही आपका क्या होगा, आपके सब्स्टिट्यूएंट की हाइड्रोफोबिसिटी के इक्वल होगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो इसको यहाँ पे भी दिखाया गया है कि आपकी जो हाइड्रोफोबिसिटी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू में है, कैसी है वो आपको क्या बताएगा। तो देखो ये बोल रहा है अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, जब भी आप ये इक्वेशन लगाते हो, और आपको जो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव भी मिल सकती है, पॉजिटिव भी वैल्यू मिल सकती है, तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये बोल रहा है जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू अगर आपको मिली कभी भी इस इक्वेशन के थ्रू, तो ये आपको शो करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट इज अ मोर हाइड्रोफोबिक देन द हाइड्रोजन। ये आपको शो करेगा कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज ब्रोमीन के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू पुट की, और वैल्यू जब मैंने सॉल्व की और मुझे वैल्यू मिली पॉजिटिव, तो अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो मैं ये समझ लूंगी कि मेरा जो ब्रोमीन है इसके लिए जो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। इस वजह से क्या है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली। और ऑब्वियस सी बात है तभी मिलेगी क्योंकि एक्स क्या है, ब्रोमीन। अगर ये वैल्यू मेरी बड़ी होगी, ये वैल्यू मेरी छोटी होगी, तभी मुझे वैल्यूज क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा है। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू मिली तो नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट करेगी कि पहला वाला जो ये ब्रोमीन है इसके लिए वैल्यू अगर आपकी कम है और हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आपकी ज्यादा है, तो जब आप छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू यही इंडिकेट करेगी जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर है वो हाइड्रोजन से भी कम है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल भी शो किए हुए हैं, जैसे बेंजीन दिया हुआ है स्टैंडर्ड, आपको क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, बेंजामाइड दिया हुआ है। तो बेंजीन के लिए लॉग पी की वैल्यू आपकी यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 2.13। और अगर आप क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन में अगर आप चेक करोगे तो इसके लिए लॉग पी की यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2.84। तो अगर आप देखो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन को आपस में रिलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लोरीन यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका कितना पार्टीशन कोफिशिएंट है, अगर आप ये निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे। देखो यहाँ पे पहले था हाइड्रोजन एटम, तो जब हाइड्रोजन एटम था तब बेंजीन था ये पूरा मॉलिक्यूल, और इस बेंजीन के लिए लॉग पी की वैल्यू थी 2.13। ओके, अब आप क्लोरोबेंजीन कर रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर को वैल्यू में थोड़ा इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो अगर आप इस बड़ी वाली वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुआ है उससे छोटी वाली वैल्यू यानी कि 2.13 को माइनस कर दोगे, तो जो यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा जो होगा आपका प्लस 0.71। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट आपका क्लोरीन है इसके पार्टीशन कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं क्लोरीन के लिए जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, प्लस 0.71। इट मींस हम बोल सकते हैं क्लोरीन के लिए जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। वही चीज तो की, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, अगर बाई फॉर्मूले जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, 2.84। यहाँ पे आप पुट करेंगे 2.84 और यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है 2.13, यहाँ पे पुट करेंगे 2.13। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो सब्स्टिट्यूट करके जो सब्सट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वल होगी प्लस में 0.71 के। तो हम बोलेंगे जो ये क्लोरीन है इसके वजह से जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर आया वो कितने का आया, 0.71 का। तो हम बोल सकते हैं ज्यादा आया, पॉजिटिव वैल्यू आई। इट मींस ये जो क्लोरीन है वो ज्यादा हाइड्रोफोबिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप बेंजामाइड की बात करेंगे तो ये जो आपका अमाइड ग्रुप है इसके लिए जो आपके हाइड्रोफोबिक बिहेवियर की जो वैल्यू आती है वो आपकी नेगेटिव में आती है। कितनी आती है, -1.43। तो आपने क्या किया, देखो बेंजीन में जो हाइड्रोजन था इसे आपने अमाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, CONH2 से रिप्लेस कर दिया। तो देखो पहले बेंजीन के लिए था 2.13 और बेंजामाइड के लिए पूरा कितना हुआ, 0.61। तो आप देख सकते हैं बेंजीन के लिए ज्यादा था और बेंजामाइड के लिए कम हो गया, यानी कि वैल्यू में डिक्रीमेंट आया। किसकी वजह से, जब आपने हाइड्रोजन को CONH2 से रिप्लेस किया तो डिक्रीमेंट आया, यानी कि इसके लिए जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर है वो कम है कंपेयर टू दिस। ओके, अब कितना कम है, कितना कम है, -1.49 का डिक्रीमेंट आया। तो यहाँ पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव वैल्यू की बात यहाँ पे की गई है। आपने एग्जाम पे ऐसा ही लिखना है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके लिए हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन अमाइड ग्रुप के लिए क्या होगा, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर कम होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे आपने डिक्रीमेंट देखा। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है बट आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके भी वैल्यू यानी कि डिफरेंस निकाल सकते हैं। इतना कर लेंगे तो ये हमारा सेकंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो गई जो है हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो और बची हुई है जो कि आपकी क्या, एक तो इलेक्ट्रिक है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट और स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये दोनों भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड आ गई अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि आपके सब्स्टिट्यूएंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, क्या उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ओके, अब देखो इसके अंदर का पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट विल क्लियरली हैव अ इफेक्ट ऑन अ ड्रग आयनाइजेशन एंड पोलरिटी। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई ड्रग है और उसकी ड्रग आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं और ड्रग की पोलरिटी देख रहे हैं, तो ये जो ड्रग का आयनाइजेशन का बिहेवियर होता है, ड्रग की जो पोलरिटी होती है, ये टोटली किस पे डिपेंड करती है, आपके ड्रग में जो सब्स्टिट्यूएंट है और उन सब्स्टिट्यूएंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है। अब आपको देखो ये चीज सिंपल सी बात है, आपके जो ग्रुप्स होते हैं, आपके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, उनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो आपके सब्स्टिट्यूएंट का कैसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, क्या उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे ड्रग की आयनाइजेशन एंड ड्रग की पोलरिटी डिपेंड करती है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है, it show how easily a drug can pass through a cell membrane and how strongly it can interact with the binding site of receptor। तो ये बोल रहा है कि आप क्या है, आपके ड्रग की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, ड्रग की पोलरिटी के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी जल्दी आपके सेल मेम्ब्रेन, आपकी बॉडी में जो लिपिड के सेल मेम्ब्रेन है उसे पास कर रही है, उसको क्रॉस कर दे रही है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर रहते हैं, रेसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट रहती है उसके साथ कितनी आसानी से या फिर आप बोल सकते हो कितनी स्ट्रांगली वो इंटरेक्ट कर रही है। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, आपके ड्रग में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक नए कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे आप बोलते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा आपको क्या बताता है, या क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ मेजर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ एरोमेटिक रिंग। तो ये बोल रहा है आपकी एरोमेटिक रिंग में अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, इनकी एबिलिटी को मेजर करने का काम किसका होता है, आप किसके थ्रू से मेजर करते हैं, हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कोफिशिएंट के थ्रू, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने आगे का फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे इसे सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप सिग्मा एक्स की वैल्यू देखेंगे तो फर्स्टली ये किसके इक्वल होती है, log kx डिवाइडेड बाय log h। अब kx आपका क्या है, x मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट,
H मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन एटम। अगर आप एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग में जब भी आप एरोमेटिक रिंग लेते हैं तो आपका इनिशियल या फिर आप बोल सकते हो आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, बेंजीन होता है। और बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बेंजीन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है। तो इस हाइड्रोजन की बात यहाँ पे की है, तो KX मतलब क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट कोई भी ग्रुप बाहर का हो सकता है। H मतलब आपका हाइड्रोजन। तो देखो इससे आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप KH को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसे log kx माइनस log kh भी बोल सकते हैं। तो सिग्मा x की वैल्यू आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये सिग्मा की वैल्यू क्या बता रहा है, तो ये बोल रहा है सिग्मा वैल्यू डिपेंड अपॉन द इंडक्टिव एंड द रेजोनेटिंग इफेक्ट। ये जो सिग्मा वैल्यू है ये घटेगी बटेगी, ये किसके बेस किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू जो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, आपके सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू जो रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिग्मा वैल्यू डिपेंड ऑन द वेदर द सब्स्टिट्यूएंट इज इन अ मेटा और पैरा। ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है जो सिग्मा वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, कि आपका सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है या फिर पैरा पोजीशन में प्रेजेंट है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन में जो आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इनवैलिड होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फैक्टर, जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाला है, नेक्स्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाला है। इतनी चीज क्लियर है। तो हम दो पॉइंट पोजीशन ही कंसीडर करते हैं, मेटा एंड पैरा, बिकॉज ऑर्थो में आपका क्या होता है, सब स्टैटिक फैक्टर होने की वजह से, स्टैटिक हिंड्रेंस होने की वजह से उसको हम इनवैलिड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी बनती है। एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी है आपका स्टैटिक फैक्टर। स्टैटिक फैक्टर आपको क्या बोल रहा है, स्टैटिक आपको पता ही है, हिंड्रेंस की बात यहाँ पे की जाती है। तो ये बोल रहा है द बल्क साइज एंड द शेप ऑफ ड्रग विल इन्फ्लुएंस हाउ इजीली इट कैन बी अप्रोच एंड इंटरेक्ट विद द बाइंडिंग साइट। तो ये बोल रहा है ड्रग की क्या स्टैटिक फैक्टर है, ये भी आपका एक टाइप का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो गई ड्रग की। तो ये बोल रहा है ड्रग का साइज कैसा है, वो उसमें कैसे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, उसका शेप कैसा है, ये सारी प्रॉपर्टी भी ड्रग की क्या कहाँ किसको इन्फ्लुएंस करती है, ड्रग का इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। कि अगर आपका ड्रग में कोई बल्कि साइट्स होंगे, साइज बड़ा होगा या फिर शेप बहुत अलग होगा, तो वो क्या होगा, आपके रेसेप्टर, आपकी बॉडी के अंदर जो रेसेप्टर है, रेसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है उससे क्या आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएंगी। तो सिंपली आपको यही बोला गया है, द बल्क साइज एंड द शेप ऑफ ड्रग विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ इजिली जो आपकी ड्रग है वो अप्रोच करेगी और इंटरेक्ट करेगी आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर है उनकी बाइंडिंग साइट से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द बल्की सब्स्टिट्यूएंट में एक्ट लाइक अ शील्ड एंड हिंडर द आइडियल इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड इट्स बाइंडिंग साइट। ये बोल रहा है, देखो हम लोग ये स्टेरिक फैक्टर किसका पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पढ़ रहे हैं। तो होता क्या, अगर आपके पास कोई ड्रग है और वो आपके रेसेप्टर की बाइंडिंग साइट में इंटरेक्ट करना चाहती है, तो पहले तो वो आइडियली क्या है आसानी से इंटरेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी ड्रग में क्या है कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होगा, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होगा, उसमें क्या होगा, शील्ड बन जाएगी। आप बोल सकते हैं आपका जो ग्रुप है, आपका जो ड्रग है वो क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से, बल्कि ड्रग होने की वजह से यहाँ पे आपको एक आसान सा एक आइडियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिल सकता, बिकॉज आपका ग्रुप, आपका जो ड्रग है वो इतना बड़ा हो गया, इतना बल्कि हो गया है कि वो आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर है उनकी बाइंडिंग साइट से आसानी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बल्कि सब्स्टिट्यूएंट में हेल्प टू ओरिएंटेड ड्रग प्रॉपर्टी फॉर द मैक्सिमम बाइंडिंग एंड इंक्रीज एक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी किसकी होगी, स्टेरिक फैक्टर। ये आपकी क्या होगी, एक और लास्ट आपकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपके सब्स्टिट्यूएंट की, जो है स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर्स के अंदर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज हमने डिस्कस करनी थी, किसके अंदर, पर्टिकुलरली क्यूएसएआर के अंदर। लास्टली क्या है, हम इसके एडवांटेजेस, क्यूएसएआर टेक्निक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके इस टेक्निक के दोनों चीजें होती है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनिएगा, बहुत आसान सा है। तो पहला पॉइंट है आपका एडवांटेज का। तो पहला एडवांटेज तो वही हो गया कि क्यूएसएआर टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग का क्या जो स्ट्रक्चर है, किसी भी ड्रग का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके करस्पॉन्डिंग, उसकी जो एक्टिविटी होने वाली है उसका एक क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन या फिर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूएसएआर टेक्निक। तो पहली एडवांटेज, पहली एप्लीकेशन क्यूएसएआर टेक्निक की यही है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्वांटिटेटिव या फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूएसएआर टेक्निक। ओके, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे एसएआर की एडवांटेज था, एसएआर का एडवांटेज क्या था कि हम एसएआर यानी कि आप किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर देख के आप उसकी एक्टिविटी का पता करते हो। तो अगर आपने कोई एक्टिविटी को, कोई बायोलॉजिकल एक्शन को मॉडिफाई करना है, तो आप आपके ड्रग के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। सेम चीज यहाँ है, क्यूएसएआर में भी सेम चीज होता है कि अगर आप अपनी ड्रग को मॉडिफाई करना चाहते हो, उसी के सिमिलर कोई दूसरी ड्रग बनाना चाहते हो, आइडियल ड्रग बनाना चाहते हो,
ठीक है। तो वो भी आप किसके थ्रू बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ QSAR टेक्निक। तो वही चीज लिखी है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू मेक अ प्रिडिक्शन लीडिंग टू अ सिंथेसिस ऑफ अ नोवल एनालॉग, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एक आइडियल ड्रग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो अगर आपको जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी चाहिए उसी के करस्पॉन्डिंग आप स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग पे, जिसके बेसिस पे आप एक आइडियल ड्रग भी बना सकते हैं। ओके, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये बोल रहा है द रिजल्ट कैन आल्सो बी हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल विद दोज ऑफ देयर टारगेट। तो ये बोल रहा है इस QSAR टेक्निक की हेल्प से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का इंटरेक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के अंदर। ठीक है, मतलब आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की एक्टिविटी को भी समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ QSAR टेक्निक। तो ये 3 एडवांटेजेस आप QSAR पे पुट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला डिसएडवांटेज है false correlation may be arise because of the biological data that are subjected to a considered experimental error। ठीक है, तो ये आपको, जैसे हमने आगे भी बोला, ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है, हम एक्सपेरिमेंटली सारी चीजें करते हैं। तो देखो होता क्या है, हमको कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी मिल सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो कोरिलेशन है, हमारे जो ग्राफ्स वगैरह है, वो भी थोड़े से गलत हो सकते हैं। तो ये इसका क्या है, पहला डिसएडवांटेज बनता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, इफ डाटा सेट इज नॉट लॉन्गर इनफ, अगर देखो ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, हमको क्या है, डाटा चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास डाटा इनफ नहीं होगा पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर ड्रग के लिए, अगर सपोज डाटा आपके पास इनफ नहीं है, तो यहाँ पे QSAR का कोई भी यूज नहीं हो सकता। इस QSAR टेक्निक को आप यूज ही नहीं कर सकते। इस QSAR टेक्निक की हेल्प से आप किसी भी ड्रग की, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की एक्टिविटी का पता नहीं लगा सकते अगर आपके पास डाटा इनफ नहीं है। ओके, और नेक्स्ट आपको डिसएडवांटेज क्या है, लास्ट ये बोल रहा है देर आर मैनी सक्सेसफुल एप्लीकेशन बट वन मोस्ट नॉट एक्सपेक्टेड QSAR टू वर्क एट ऑल द टाइम्स। तो ये बोल रहा है देखो हमारे पास QSAR के सिमिलर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करते हैं सेम वर्क के लिए। तो वो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं QSAR इतना कुछ खास नहीं है, बिकॉज इसी के सिमिलर हमारे पास दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि काफी सक्सेसफुल है और जिनको आप हर टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन QSAR उनमें से नहीं है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे हमारे कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी बन गए। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है QSAR के अंदर। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, बस इतने से पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, इतना मटेरियल आपके लिए इनफ रहेगा। ओके, तो इस लेक्चर को फिनिश करते हैं यहीं पे QSAR की टेक्निक, QSAर मेथड को। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे। होप लेक्चर हेल्पफुल रहे, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।